नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बिजनौर को मुख्यमंत्री योगी ने सौगात दी। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। जनसभा को भी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां बिजनौर को मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी सौगात दी। करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। तो बता दें कि 16, 17 और 18 तारीख को मुख्यमंत्री लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। पश्चिम यूपी को बड़ी सौगात दे रहे हैं और ये कह सकते हैं कि पश्चिम यूपी को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बिजनौर को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में विकास नहीं था। लोग प्रदेश के अंदर आने से डरते थे। यहां निवेशक नहीं आते थे, यहां गुंडा राज था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देने का काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने शामली दौरे पर जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने विपक्ष को जुन्ना की सोच का उपासक बताते हुए कहा कि ये लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि हम जुन्ना के नहीं बल्कि किसानों के उपासक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग जुन्ना की विचारधारा का अनुसरण करते हैं वो मौका मिलने पर समाज को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर विपक्ष को मुख्यमंत्री ने घेरा। सपा कांग्रेस पर हमला बोला। शामली को बताया कि शामली की तस्वीर इतनी बदतर थी 2017 से पहले। हमने यह शुरुआत के 3 सालों में शामली में काम किया और विकास के पथ पर शामली को दौड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा बेटियां डरती थीं शाम को घर से निकलने में कि कब समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा आके उनका अपहरण कर लेगा, लेकिन हमने इस तस्वीर को तोड़ा और आज बेटियां घर से बेझिझक, बेखौफ होकर निकल रही हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले सोने वाली लोग थे। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। अब यूपी प्रातः 4 बजे से लेकर के उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और जो चरेवेती के मंत्र के साथ निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली सरकार है। और डबल इंजन सरकार का यही लाभ आज इस गति को बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के मुरादानगर पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने 868 करोड़ की 90 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 33 परियोजनाओं का उद्घाटन और 57 का शिलान्यास शामिल है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई सांसद नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री सीधा गाजियाबाद कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में पहुंचेंगे और वहां कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया।
तो देखिए योगी आदित्यनाथ का ये तूफानी दौरा, सुबह से 2 जगहों के दौरे कर चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचेंगे। 4 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया है। मुरादनगर डिग्री कॉलेज में उनका कार्यक्रम रखा गया है। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में और आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ व्यवस्थाओं को काफ़ी दुरुस्त किया गया है। यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर प्रशासन है और लगातार यहाँ मौका मुआयना किया जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़्यादा देखा जा रहा है, देखा यह जा रहा है कि कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। नगर निगम हो या जीडीए हो या विद्युत विभाग हो, सभी को सक्रिय किया गया। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, श्रद्धालुओं का साथ, गाजियाबाद का विकास, ये कल तक नहीं था लेकिन अब लगाया गया है। चूंकि यहाँ बाबा पहुंच रहे हैं, योगी बाबा सबके चहेते पहुंचेंगे यहाँ पर। मुरादनगर के कार्यक्रम के बाद वो आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेंगे और वहां पर कावड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये कलेक्ट्रेट परिसर है, यहाँ पर तमाम गाड़ियों का काफिला रहता है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो सीधे तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि यूपी की नई पहचान, प्रगति, सुरक्षा और सम्मान गाजियाबाद में पहुंचेंगी बाबा। और 868 करोड़ की 90 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, कैबिनेट मिनिस्टर जो कि सुनील शर्मा हैं, नरेंद्र कश्यप, सुनीता दयाल जो कि महापौर गाजियाबाद हैं, ममता त्यागी हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। और तमाम बीजेपी के बड़े नेता आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ठीक 4 बजे वहां पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से जाने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद वहां पर काफिला पहुंचेगा, मुरादनगर पहुंचेगा और उसके बाद कार्यक्रम के समापन के बाद वो ठीक इस जगह पहुंचेंगे जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद सभागार में वो यहाँ मीडिया को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर कावड़ यात्रा को लेकर भी बातचीत की जाएगी। पुलिस लगातार मौका मुआयना कर रही है, यातायात विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है। गाजियाबाद में कहीं यातायात अव्यवस्थित ना हो, उसको लेकर पूरी तरीके से गाजियाबाद प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत चढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे और अखिलेश यादव के पीडीए रथ की घोषणा से पश्चिम का मामला गर्म हो गया है और चर्चा चल पड़ी है कि क्या 2027 रण का नतीजा पश्चिम ही तय करेगा। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, सुनिए। 27 के रण का शंखनाद पूर्वांचल से होगा या पश्चिम से, ये सवाल अब सियासत के गलियारों में गूंजने लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय पश्चिम के दौरे पर हैं, जहां वो लगभग 6 जनपदों में जाएंगे और अरबों का वहां पर सौगात देंगे। आज वो 3 जनपदों के दौरे पर हैं और लगभग 2400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वहां की जनता को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा इस रूप में देखा जा रहा है कि पश्चिम में जो भाजपा की आंधी पिछली बार आई थी उसे जारी रखने के लिए इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल प्लानिंग की है। वहीं पर आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सितंबर महीने से पश्चिम से अपने चुनावी रथ की शुरुआत करने वाले हैं और वहां से वो पीडीए रथ चलाते हुए, अवध होते हुए, लखनऊ में हल्ला मचाते हुए पूर्वांचल की यात्रा करने वाले हैं। आपको बता दें कि पश्चिम में सबसे पहले चुनाव होता है और पश्चिम का जो माहौल है वही तय करता है कि आखिर जो टेम्पो है वो किसका हाई होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों पश्चिम में ताकत झोंकने को तैयार हैं। हालांकि इस बार जो कमान है वो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिनों में 6 जनपदों को अरबों की सौगात देकर ये साबित करने और ये संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पेशल प्रेम है और पश्चिम वालों के लिए उनके पास स्पेशल खजाना भी है। और ऐसे में हालांकि अखिलेश यादव भी अपने आप को कम नहीं आंक रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नोएडा में रैली की थी और अब वो पश्चिम से रथ यात्रा।
और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीधे सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को मिलेगी एसआईटी की रिपोर्ट। देखिए बड़ा अपडेट आपको दे दे, जहां एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। पहले ये रिपोर्ट सरकार को जा रही थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। ये अंतिम रिपोर्ट मानी जा रही है, फाइनल रिपोर्ट मानी जा रही है। इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही आरोपियों से जो लगातार एसआईटी की पूछताछ चल रही थी, उसमें क्या कुछ चीजें निकल के आई हैं, वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन हो सकता है। चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट अब सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में इंटरेस्ट लेते हुए लगातार जांच की बात कही है कि इसमें जो आस्था को ठेस पहुंची है, जो आघात हुआ है, उसे निष्पक्ष जांच के साथ दूर किया जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जो एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सीधे जाएगी। चढ़ावा चोरी के मामले पर जो रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा तैयार की गई है, वो सीधे अब सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। ये अंतरिम रिपोर्ट मानी जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर सौंप दी जाएगी। उसके बाद उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा और आगे क्या कुछ टिप्पणी होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो देखना होगा। क्योंकि बता दें कि याचिकाकर्ता लगातार सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर ये कह रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, एसआईटी पर हमें विश्वास नहीं है। अब जब एसआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद क्या कुछ टिप्पणी करते हैं, क्या कुछ आदेश आता है, वो देखना होगा। तो चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। हालांकि देखिए पहले ये मामला सामने आ रहा था कि एसआईटी को भी थोड़ा और वक्त चाहिए होगा जांच को लेकर, लेकिन उसके बाद जो अपडेट निकल करके सामने आया वो ये था कि 24 से 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अब उससे बड़ा अपडेट आपको दे देगी एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है सोमवार को, यानी अब से ठीक 2 दिन बाद, कल शनिवार है और परसों रविवार छुट्टी का दिन होता है, वीकेंड है, इसलिए सोमवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट एसआईटी सौंप देगी। उस रिपोर्ट में कई ऐसी चीजें होंगी जिसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, समझेगा। उसके बाद क्या कुछ टिप्पणी होती है, इसकी निगाहें, इसको लेकर सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी एसआईटी के द्वारा। एसआईटी अपनी सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, उसके बाद लोगों की तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई थी और आस्था पर जो आघात हुआ है, जो चोट लगी है, उस पर मरहम लगाने का काम भी निष्पक्ष जांच ही कर सकती है। इसके अलावा कोई कुछ भी बयानबाजियां कर ले, चाहे कितनी भी दलीलें पेश कर ली जाएं, इस सब से कुछ नहीं होने वाला जब तक जांच निष्पक्ष नहीं होगी। जो आरोपी हैं उन्हें जेल भेजा नहीं जाएगा। हालांकि 8 आरोपी इस पूरे मामले में धर दबोचे गए हैं, जो अब सलाखों के पीछे हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो पैसा उन लोगों ने चुराया था वो कैश बरामद किया गया। इसी के साथ साथ जो संपत्तियां उन्होंने राम मंदिर चढ़ावे से खड़ी की, अपनी पर्सनल प्राइवेट संपत्तियां, उनको भी जब्त कर लिया जाएगा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही अगर बात ट्रस्ट की करें तो 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है और अब उन 2 पदों पर, जो पद खाली हैं, उन पर कौन बैठेगा, किसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि सरकार कोई कोताही इस मामले में नहीं बरतेगी, क्योंकि कुछ महीनों बाद 27 के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर जिस तरीके से सरकार बनाई है और ये कहती है कि हमारे राज्य में राम मंदिर बना, इसलिए उनके लिए ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी है। इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है विपक्ष के द्वारा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन,
देखिए, बड़ा अपडेट सामने आया। अब सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस तरीके से इंतजार हो रहा था एसआईटी रिपोर्ट का और 15 जुलाई तक का समय दिया गया था और 15 जुलाई बीतने के बाद में सवाल उठा, क्या फिर से समय बढ़ाया जाएगा क्या, या फिर रिपोर्ट एक 24 से 48 घंटे के अंदर पेश होगी। लेकिन आज सूत्रों के हवाले से खबर जो आई है कि अब सीधा रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट से भी रिपोर्ट मांगी थी, एसआईटी से भी मांगी थी, योगी सरकार से भी जवाब मांगा था, केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा था। ऐसे में जो एसआईटी है उसने राज्य सरकार से समय मांगा है। उसका कहना है कि 2 दिन का समय दे दिया जाए ताकि रिपोर्ट जो है वो सीधा ऐसा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा और उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करेगा कि सीबीआई की क्या एसआईटी जो रिपोर्ट है वो पर्याप्त है कि इसमें सीबीआई की जैसी जांच की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जब ये अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करते, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की सीधी नजरें होनी चाहिए इस पूरे मामले पर। अब ये जो बड़ी बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगा, कहीं ना कहीं जो याचिकाएं सामने आ रही थी और जो अभी भी संदेह बना हुआ है एसआईटी की जांच को लेकर, अब ये दूर जरूर होगा इस रिपोर्ट को सीधे सुप्रीम कोर्ट को जमा करने के बाद। बिल्कुल, एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगा और उससे देखेगा आखिर कमी कहाँ है, क्या जांच पूरी है, जो आरोपी थे वो सब इसमें डिटेल है, या फिर अगर उससे कोई संदेह दिखता है, ये दिखता है कि जांच अच्छे से नहीं हुई है, जांच में कुछ कमियां हैं या फिर अच्छे तथ्य नहीं है, इसमें और भी टेक्निकल जो प्रूफ हैं हो सकते थे, तो जांच के लिए फिर से और समय भी कोर्ट दे सकता है। लेकिन आपको बता दें, अभी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी ये बात है कि सरकार जहां पर इंतजार कर रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को पेश करने की जो खबर है, इसके चलते उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सियासत बल्कि जो आम जनता है उसको भी लग रहा है कि यानी ये जो निष्पक्षता के साथ में सरकार काम कर रही है, क्योंकि सरकार अपने पास रिपोर्ट नहीं मंगा रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक रिपोर्ट सीधे तौर पर पहुंच रही है। बिल्कुल रमन, देखिए, कह सकते हैं कि 2027 के चुनाव हैं और राम मंदिर का मुद्दा भी अब बहुत गर्माता जा रहा है। भी कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि करोड़ों भक्तों की आस्था की बात है और विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, तो सरकार भी इस मामले को हल्के से नहीं लेगी, इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसके आधार पर ही एसआईटी ने समय भी मांगा है सरकार से, और सरकार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट भी समझती है कि ये मामला बहुत संवेदनशील है। ऐसे में कोई भी ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसके चलते श्रद्धालुओं को लगे, जनता को लगे कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, और बहुत ही एक छोटी चीजों को पर नजर बनाते हुए इसमें जो फैसला है वो कोर्ट देगा। बिल्कुल, देखिए, छोटी से छोटी चीज देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वहीं यूपी के संभल में बुलडोजर कार्रवाई जारी, अवैध इमाम बाड़ा और मजार को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर बने थे मजार और इमाम बाड़ा, कब्जा मुक्त जमीन पर बेघरों के लिए बनेंगे मकान। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल मौजूद रहा था, तो अवैध इमाम बाड़ा और मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि यहां बता दें कि भारी पुलिस बल की तैनाती जरूर रही, क्योंकि संभल एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, क्षेत्र है, और यहां पर जब इमाम बाड़ा और मजार ध्वस्त की जा रही है तो भारी पुलिस बल होना लाजमी है। संभल में आज अवैध इमाम बाड़ा और मजार को गिरा दिया गया। हालांकि आप देख सकते हैं लोग अपनी छतों से इस कार्रवाई को होते हुए देख रहे थे, लेकिन शांति रही। सबसे बड़ी बात यहां पर शांति रही, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई यहां पर, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती थी। कोई शिकायत नहीं थी किसी की, क्योंकि ये बात सभी को मालूम थी कि ये जो इमाम बाड़ा है, ये जो मजार है, ये सरकार की जमीन है, यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है और अवैध कब्जों की जगह सरकार में नहीं है, कब्जा मुक्त कराया गया है। की भूमि है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह गांव के मध्य और सड़क के किनारे स्थित है
इस बंजर भूमि का उपयोग ग्राम के ग्रामीण भूमिहीन और कमजोर वर्गों को आवास आवंटन के लिए प्रयोग की जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें प्रयोग न करके धर्म की आड़ देते हुए एक मजार बनाकर उस पर एक इमामबाड़ा बनाकर इस पर कब्जा कर लिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इसकी फेंसिंग की गई है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर प्लॉटिंग का काम करके भूमाफियाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। वहीं मेरठ के चर्चित ललिता गौतम प्रकरण को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण मेरठ पहुंचे। वह सबसे पहले सर्किट हाउस में ललिता गौतम के परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी लेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अब तक हुई कार्रवाई और जिम्मेदारियों की समीक्षा करेंगे। संभावना यह है कि मंत्री थिरौट गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। वहीं पिता द्वारा न्याय की मांग को लेकर जारी वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो असीम अरुण पहुंचे। देखिए, असीम अरुण का जो कोशिश रहती है वो सभी को संतुष्ट करने की, और यहां पर पीड़ित परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में करीब 700 संविदा सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि और पीएफ जमा न होने के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन करते हुए काम का बहिष्कार किया। उनका आरोप यह है कि सरकार की नई न्यूनतम मजदूरी लागू होने के बावजूद उन्हें अब भी 8500 रुपए वेतन दिया जा रहा है। साथ ही पिछले 9 महीने से पीएफ जमा नहीं किया गया। कर्मचारियों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन और संबंधित एजेंसी भी प्रतिक्रिया का इंतजार है। हापुड़ के निदान हॉस्पिटल में प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप यह है कि डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों और स्टाफ की अनदेखी के चलते मरीज की हालत बेहद गंभीर हो गई। अस्पताल में तनाव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में अस्पताल पक्ष से भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो देखिए, अस्पताल प्रशासन से भी इस पूरे मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। भारी पुलिस बल यहां पर पहुंचा, लोगों को शांत कराने का यहां पुलिस ने प्रयास भी किया। अब अस्पताल प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। पेशेंट जावे उनको कोई परेशानी ना हो। अगर पेशेंट बीमार होता है तो उसको अतला कर देना चाहिए, क्योंकि ताकि वो ये हो जाए आगे सुरक्षित स्थान पे पहुंचेगा। अगर ये हमें इतला कर देते तो पेशेंट जो हमारा उसमें बड़ा है, वेंटिलेटर बड़ा हो सकता है, वो बच सकता था। लेकिन अब उसके बचने की 5% ही उम्मीद है। डॉक्टरों ने कैलाश हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया था, लेकिन हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके उस मरीज को भर्ती करा और 0.0 उसमें केवल जीवन दान था। लेकिन हमने इनसे कहा कि तुमने गलती है, कि तुम्हें इस गलती का सुधार करना चाहिए ताकि कोई भविष्य में और ऐसा केस ना हो। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे भूसू मंजरे आंटी नवगवा गांव के पास एक बाग में युवक का शव गमछे के सहारे पेड़ से लटकता मिला। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है। वहीं आगरा छावनी परिषद क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर महिलाओं की आत्महत्या के प्रयास के मामले में भारत अपडेट की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की। पीड़ित महिलाओं और स्थानीय लोगों का दावा यह है कि विवादित स्थान पर शोरूम निर्माण की तैयारी चल रही है, जिससे पीछे बने करीब 5 मकानों का रास्ता बंद हो जाएगा। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि शिकायत के बावजूद छावनी परिषद और स्थानीय पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। वहीं छावनी परिषद के अधिकारियों ने इसे निजी जमीन का मामला बताते हुए न्यायालय जाने की सलाह दी है। मामले में लगाए गए अन्य आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अलीगढ़ के थाना दांदो क्षेत्र के गांव कसेर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि भैंस चोरी के विवाद में दबंगों ने दंपत्ति के साथ मारपीट की और महिला से छेड़छाड़ की। महिला ने आरोपियों को थाने से छोड़ने का भी आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने भैंस चोरी की घटना को निराधार बताते हुए पुलिस के अनुसार चारा लेकर जा रही महिला का भैंस द्वारा चराने रखने को लेकर विवाद हुआ था।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।